हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 6 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। आप किसी भी माध्यम में प्रश्न को पढ़ सकते हैं और उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न को पढ़ने के लिए अगर आपको ज्यादा समय की आवश्यकता हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में जो प्रश्न है वो काफी लेंदी है, तो पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बिगनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी इन द 5th सेंचुरी BC इन द गंगा वैली। दूसरा दिया गया है, द यूज ऑफ आयरन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पीरियड। थर्ड दिया गया है, द नॉर्दर्न ब्लैक गेज पॉटरी इज द स्पेशलिटी ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, द्वितीय नगरीकरण का आरंभ गंगा घाटी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यहां पर आपका ये तो सही दिया गया है कि द्वितीय नगरीकरण का आरंभ गंगा घाटी में माना जाता है, लेकिन 5वीं जो दिया गया है ये आपका गलत है। यहां पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। तो पहले में गलती कहां की गई है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ जिसके वजह से एग्रीकल्चर करना, ठीक है, खेती करना और आसान हुआ, पैदावार बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेडिंग बढ़ा, ठीक है। तो लोहे ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लोहे को हम क्या कह के पुकारते थे उस समय? कृष्ण अयस्क। तो पूछा जाता है कृष्ण अयस्क किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? तो लोहे के लिए, ये याद रखिएगा। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर कौन से कथन आपके सही हैं? 2 और 3 सही हैं, लेकिन पहला गलत है क्योंकि वहां पे 5वीं नहीं 6वीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान में दी होगी कि द्वितीय नगरीकरण की बात की गई है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण यहां पर लिखा गया है, तो आपके दिमाग में जो प्रश्न है वो आना चाहिए कि प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? तो प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय माना जाता है। सबसे पहले अर्बनाइजेशन के जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं, क्योंकि प्रॉपर रोड है, ठीक है, ब्रिक्स का यूज किया गया है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारे साक्ष्य मिलते हैं ना। तो वहां पर जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर माना जाता है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई उसके बाद आपका वैदिक पीरियड आया, तो वैदिक पीरियड में ग्रामीण व्यवस्था थी और लोग जो मुख्यतः पशुपालन करते थे, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि गाय को अघन्य कहा गया है, ठीक है, मतलब गाय को मारना अपराध है, गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। अघन्य जिसे मारा नहीं जा सकता, तो गाय के लिए अघन्य का प्रयोग किया गया है। तो जब हम वैदिक पीरियड में देखते हैं तो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है पशुपालन, ये चीज याद रखिएगा। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती है और आयरन की खोज की वजह से कृषि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो थोड़ी आसान हो जाती है और प्रोडक्शन पैदावार बढ़ता है, ट्रेडिंग बढ़ती है, सरप्लस में चीजें मिलनी शुरू हो जाती है और धीमे धीमे हम देखते हैं जनपद और महाजनपद बनने शुरू हो जाते हैं आपके। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम नगरीकरण सभ्यता के समय हड़प्पन सभ्यता को माना जाता है, ठीक है, प्रथम नगरीकरण, ये याद रखिएगा। उसके बाद वैदिक पीरियड में हम कहते हैं ग्रामीण व्यवस्था थी, उसमें आप याद रखिएगा कि पशुपालन इनका मुख्य ऑक्यूपेशन हुआ करता था और गाय को अघन्य कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती है, आयरन के लिए किस टर्म का यूज किया गया है? कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और आयरन के यूज के वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, पैदावार बढ़ती है और धीमे धीमे जो व्यवस्था है वो नगरीकरण की तरफ बढ़ने लगती है, जनपद और महाजनपदों का निर्माण होता है। ये चीज क्लियर है? इसका आरंभ गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है।
आप लोग ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा। पेपर में अक्सर 16 महाजनपद से प्रश्न आते हैं कि किस महाजनपद की कौन सी आपकी राजधानी थी, कैपिटल थी। याद रखिएगा क्लास, ठीक है। अवंती, चेंदी, वत्स, कौशंबी, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, गांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल, पांचाल। ये याद रखिएगा 16 महाजनपद। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अस्मक से रिलेटेड एक प्रश्न कि साउथ में कौन सा महाजनपद है एकमात्र, तो अस्मक, गोदावरी नदी के तट के पास आपको अस्मक देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। नहीं तो ज्यादातर जो महाजनपद है वो इधर आपको गंगा नदी के किनारे दिखेंगे। ये चीज क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि 16 महाजनपद का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरीके से जैन ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो भगवती सूत्र याद रखिएगा। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची हमको मिलती है, तो अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। यह भी याद रखने वाली चीज है जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। आहत सिक्के का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। आहत सिक्के क्या थे? यहाँ पे पंच मार्क कॉइन बोला जाता है। इसमें मेटल शीट को ना ऐसे दबाकर, उसमें जैसे ये देख रहे हैं मेटल शीट को ठोक ठोक के इसमें जो भी यहाँ पे कार्विंग की जाती थी, जो भी आकृतियां डाली जाती थी वो ठोक ठोक के, इसीलिए इसको पंच मार्क कहा जाता है। इन्हें ढाला नहीं जाता था, ये याद रखिएगा। पंच मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिक्के इस समय हमें प्राप्त हुए हैं इन्हें ढाला नहीं जाता था, बल्कि धातु जो कि मुख्यतः तांबा या चांदी हुआ करती थी, उन्हें चपटी पट्टियों पर विभिन्न चिन्हों का ठोक कर आहत कर उकेरा जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी क्लास। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता रही हूं नोट करते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओरिजिनेटर ऑफ गुप्ता एरा वॉज एम्परर चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्ष संवत was started by Harshvardhan, the ruler of Kannauj. The Kaling era is considered to have started from the time of महाभारत war. चलिए यहां पर देखते हैं। गुप्त संवत के प्रवर्तक गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये गलत है। गुप्त संवत के प्रवर्तक गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हर्ष संवत कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा चलाया गया था, एकदम सही है। कलिंग संवत का प्रारंभ महाभारत युद्ध के समय से माना जाता है, यह भी सही है। तो यहां पर पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ना होकर चंद्रगुप्त प्रथम की बात की गई है। उनके द्वारा गुप्त संवत का आरंभ किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुप्त संवत की बात करते हैं तो इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक शासकों द्वारा भी इस संवत का प्रयोग किया गया था, इसी वजह से गुप्त संवत को वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आज की क्लास में काफी लंबे हैं, तो वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं क्लास। यहां पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस development of stone and chalcolithic civilization already existing in northwestern India. हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, इसका उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण और ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ। बिल्कुल सही है। स्टोन एज से हम चाल्कोलिथिक एज की तरफ मूव करते हैं और फिर हम देखते हैं धीमे धीमे हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास होता है, जो कि जहां पर हम नगरीकरण व्यवस्था देखते हैं। बिल्कुल सही, नगरीकरण होता है, वहां पर अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो सभ्यताओं का विकास धीमे धीमे होता है ना, चरणों में होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन एक सभ्यता आ गई। पहले क्या हुआ करता था कि स्टोन एज में ही अगर आप पढ़ेंगे तो पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जो आदिवासी होते थे वो जानवरों को मारते थे, बड़े बड़े पत्थरों का। एक दिन एक बड़ा सा पत्थर टूट गया, छोटे छोटे पत्थर में
अब उन्हें लगा अरे यार ये तो पॉइंटेड हो गया, अब इससे शिकार करना और आसान हो गया। तो यहां पर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोच के पढ़ेंगे तो और मजा आएगी। अब सोचो, हंटिंग के लिए पहले बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते रहेंगे, एक दिन किसी जानवर को मारने के लिए बड़े पत्थर को दूर फेंका होगा तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे पत्थरों में आपका टूट गया होगा। समझ में आ रहा है? तो लगा होगा अरे वाह, इसको तो उठाना हल्का है और ये दूर तक जाता है, तो आसानी से जानवर को कहीं पर भी हम झाड़ी के पीछे छुप के मार सकते हैं, दूर निशाना लगा सकते हैं। ऐसे ही किसी दिन दो पत्थर एक में रगड़े होंगे तो चिंगारी से निकली होगी, ठीक है। हो सकता है अगल बगल को सूखा पड़ा हो तो उसमें आग लग गई हो, तो समझ में आए अरे वाह, ये तो आग, दो पत्थर को रगड़ोगे तो आग मिलेगी। ऐसे ही कभी कुछ खा रहे होंगे तो ऐसे दाना गिर गया होगा तो वहां पे देखा होगा कुछ दिनों बाद पेड़ निकल आया, तो समझ में आएगा अरे वाह, अगर इसको खाएं और बोए तो दोनों का बेनिफिट होता है। तो विकास तो ऐसे ही होता है ना, एक दिन में थोड़ा विकास होता है। आप लोग भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन हिस्ट्री उठाई और पूरा रिवाइज कर दिया, अरे मैम अब कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट का भी एक चरण होता है। तो यहां पर जो दिया है, हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण और ताम्र पाषाण सभ्यता के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ, बिल्कुल सही है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब तथा हरियाणा में था। यहां पर यह गलत है, पंजाब में था और सिंध में माना जाता है, ना कि हरियाणा में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा, ठीक है, तथा दक्षिणी छोर में दैमाबाद है, ये याद रखिएगा। यहां पर आपका कौन सा सही हो गया, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, नहीं दूसरा नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मूल केंद्र पंजाब और सिंध था, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहां पर क्या बोला गया, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर ये चीज देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल की अगर हम बात करेंगे तो वो मांडा है, और मांडा कहां है, जम्मू में है, चेनाब नदी के पास, ठीक है। तथा दक्षिणी छोर में अगर हम देखेंगे दैमाबाद है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में मकरान के समुद्र के तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है, ये भी याद रखिएगा क्लास। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए नोट करते हुए चलिए। अभी से पढ़ेंगे तो मेंस में भी आसानी होगी, ये चीज लिख लीजिए। तो कभी भी पढ़ा करिए तो सोचा करिए, अगर पूछ लिया कभी मेंस में प्रश्न तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। अरे मेंस में कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस देखते हैं, तो कैसे लिखोगे, यही सारे पॉइंट्स तो लिखोगे ना। प्रॉपर ड्रेनेज था, नालियां थी, रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मतलब अनाज को रखने के लिए भी स्थान बने हुए थे, प्रॉपर वेंटिलेशन हुआ करता था उसमें, स्विमिंग पूल्स हुआ करते थे, सब लिखना यही सब चीजें। चलो अब देखो फोर्थ प्रश्न को देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीरियड इन विच नो रिटन एविडेंसेस इज फाउंड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। जिस काल कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। Stone Age comes under prehistoric period and Indus Valley civilization and Copper civilization comes under proto-history. ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं वो आद ऐतिहासिक काल कहलाता है, और यहां पर लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर सिविलाइजेशन आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है। तो या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। आपको ये तो पता है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में हमें लिखित एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन हाँ अभी उसको पढ़ा
नहीं जा पाया है, ये भी सही है। डेसिफर नहीं हो पाया है, कि लिखा क्या है ये नहीं समझ में आया है। साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य, ठीक है, स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन उसमें लिखा क्या है इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, डेसिफर नहीं हो पाया है। तो यहां पर जिस काल कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसे हम स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज में कोई भी स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं मिली है। हाँ, ड्राइंग वाइंग मिली है हंटिंग करते हुए, ये सब चीजें, उसी से हमें पता चलता है कि स्टोन एज में लोग हंटिंग करते थे, एक जगह शिकार करते थे, फिर दूसरी जगह शिकार करते करते पहुंच जाते थे, पेड़ पे सो जाते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर खाते थे, मस्त मौला जिंदगी चल रही थी। हाँ, तो ये चीज तो सही है, तो ये प्री हिस्टोरिक होगा, यहां पर ये गलत हो गया। दूसरा आपका सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास, ठीक है। चल यहां पर देख लो, स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी राइटिंग नहीं मिली है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाल्कोलिथिक एज की बात करते हैं, कॉपर सिविलाइजेशन की, तो यहां पर हमें स्क्रिप्ट तो मिला है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, डेसिफर नहीं हो पाया है, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब 5th प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न क्या है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित तटीय मैदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो काठियावाड़ हो जाएगा सबसे पहले, फिर कोंकण हो जाएगा, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तो 4 3 2, 4 3 2, 1 4 3 2, सी आपका सही उत्तर होगा। वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोचिए। सी आपका सही उत्तर है। देखिए ये काठियावाड़ हो गया, फिर ये कोंकण हो गया, इधर कन्नड़ हो गया, इधर मालाबार कोस्ट हो गया। सरकार इधर की तरफ आपको देखने को मिलता है, नदन सरकार, कार्नेटिक प्लेन इधर है, कोरोमंडल। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से प्रश्न, तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा कि मैम आता है, ये तो बड़ा आसान प्रश्न था आज की क्लास का। जब पूछ लिया जाता है तो सर चकरा जाता है। आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रश्न को पढ़िए। सुक्ता गेंडोर स्थल उत्तर बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुक्कांडोर स्थल जो है वो उत्तर बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे स्थित है। इसमें ये आपका सही है कि गलत? यहां पर उत्तर नहीं दक्षिण होना चाहिए, दक्षिण बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे स्थित है, तब ये सही होता, इस वजह से ये गलत हो गया। सुक्ता को सुक्तांडोर के पश्चिम में स्थित है, तो यहां पर सुक्ता को सुक्ता गेंडोर के पश्चिम में स्थित नहीं है, पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में स्थित है, तो यहां पर ये आपका ईस्ट हो जाएगा और यहां पर ये आपका साउथ हो जाएगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, तो उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, डी जो है वो सही उत्तर है। इस प्रश्न को पढ़िए। वाटरफॉल दिया गया है और स्टेट दिए गए हैं, तो बताइए लिंग सियांग, मीन मुट्टी, बरकाना, कूने। तो लिंग सियांग कहां है? मेघालय में है। मीन मुट्टी, मुट्टी कहां है? मीन मुट्टी कहां है? केरल में है। इस तरीके का मुट्टी ये सब आपका केरल तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। बरकाना कर्नाटक में, कूने महाराष्ट्र में। तो 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हुआ, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाटरफॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जलप्रपात से, तो ध्यान दीजिएगा। जोग जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में है, कई बार परीक्षा में पूछा गया जोग जलप्रपात के बारे में। ठीक है, नोकलिकाई जलप्रपात मेघालय में है। दूध सागर गोवा में है, कई बार पूछा गया है।
नोसंगी थियांग जलप्रपात कहां पर है? मेघालय में है। ठीक है। थलाई यार जलप्रपात कहां है? तमिलनाडु में है। बरही पानी कहां पर है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा क्लास, वाटरफॉल से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन सबको इग्नोर मत करिएगा, नोट करते हुए चलिए सारे पॉइंट्स को। 8वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। टर्शरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट, टर्शरी रॉक से रिलेटेड। दीस रॉक आर फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू, ये चट्टानें दक्कन के पठार में पाई जाती है। दूसरा दिया गया है, इस क्रम के चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयले के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। तो बताइए, लो लेवल कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द रॉक ऑफ दिस ऑर्डर। तो जब हम बात करते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानों की, तो ये जो रॉक्स है वो डेक्कन प्लेटो में नहीं, ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं हमें। ठीक है। और लो लेवल कोल डिपॉजिट आर फाउंड इन द रॉक ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो आपके जो रॉक्स पाए जाते हैं, यहाँ पर क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयले के निष्पेक्ष मिलते हैं, ये सही है आपका। तो असत्य कथन बताना है तो केवल एक आपका असत्य है, दूसरा आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब क्लास, जब हम बात करते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानों की, तो यहां पर टर्शरी क्रम की चट्टानों में आपको दिखेगा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। तृतीय काल को पुनः 5 कल्प में वर्गीकृत किया गया है, ये याद रखिएगा। यहां पर जब हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, ये ग्रेट हिमालय की बात, तो यहां की जो रॉक्स है ना, उनका फॉर्मेशन ओलिगोसीन पीरियड में हुआ है, ये याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय यहां पर लिखा होगा, देखिए, हाँ, बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ है, याद रखिएगा। ओलिगोसीन, यहां पर जितनी भी चट्टानें हैं वो टर्शरी पीरियड में उनका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन हर चट्टानों को और हिस्सों में और पीरियड्स के बेसिस में डिवाइड किया गया है। जब हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, हम बृहद हिमालय की बात करते हैं, तो इनकी चट्टानों का फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन ओलिगोसीन पीरियड में हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, ओलिगोसीन पीरियड में। जब हम मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय की बात करते हैं, तो इनके रॉक का फॉर्मेशन जो है, यहां पर देखिए मायोसीन काल में हुआ है। ठीक है, मायोसीन काल में। और जब हम शिवालिक की बात करते हैं, तो इन रॉक का फॉर्मेशन आपका प्लायोसीन पीरियड में हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल के दौरान हुआ है, मध्य और लघु का निर्माण मायोसीन के समय में हुआ है, और बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ है। और अगर हम इन रॉक्स को देखेंगे तो इन सब का निर्माण टर्शरी क्रम की चट्टाने से हुआ है। ठीक है, तो टर्शरी है। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पे जो हमें कोल मिलते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें, तो जम्मू कश्मीर में हमें कोयले के एविडेंसेस मिलते हैं, और इसमें जो कोल कंटेंट होता है वो बहुत निम्न स्तरीय होता है। कोल क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की, लो क्वालिटी की होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया है, फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रेट हिमालय, ओलिगोसीन, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, मायोसीन और शिवालिक रेंज पेलियोसीन पीरियड में इनका निर्माण हुआ है। डेली स्पीड इज कॉल्ड, डेली स्पीड को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल स्पीड या रोटेशन स्पीड, एनुअल स्पीड, रोटेशनल स्पीड दिया है और नन ऑफ द अबव दिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आपका जो सही है वो यहां पर रिवॉल्यूशनरी कर लीजिए, ये रिवॉल्यूशनरी स्पीड कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है ना कि पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से घूम रही है, रोटेट कर रही है, और जब पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसके वजह से दिन और रात होती है ना। जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य की तरफ है उस दिन, मतलब उस समय वहां पर सूर्य के प्रकाश के कारण सुबह होगी, और जो हिस्सा दूसरी तरफ है उधर रात होगी। तो पृथ्वी हर दिन एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? डेली स्पीड। और इसके कारण यही आपकी रोटेशनल स्पीड है, ये याद रखिएगा। सी आपका सही,
अपनी, और दिन रात इसी की वजह से बदल रहा है। और साथ ही साथ पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है किसका, सन का, जिसकी वजह से हम सीजनल चेंजेस देखते हैं, मौसम में बदलाव देखते हैं। तो ये याद रखिएगा। दैनिक गति जो है वो घूर्णन गति से रिलेटेड है, रोटेशनल स्पीड से रिलेटेड है। इसी के कारण दिन और रात हो रहा है और रिवॉल्यूशन सन के की परिक्रमा कर रही है, तो मौसमी बदलाव हम देखते हैं। चलो, वुड डिस्पैच की बात की गई है यहाँ पर। वुड के 1854 के डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया था? अच्छा प्रश्न है। मूल भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन शिक्षा का उद्देश्य बोला गया है। ठीक है। भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार, अरे यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है तो संस्कृति का प्रसार, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, पारंपरिक भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्कवाद का परिचय देना। चलिए, सबसे पहले वुड डिस्पैच 1854 में क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटिव इंडियंस गलत है। भाई देखो, हम एक चीज बता दें आपको, जब तक ब्रिटिश राज था ना, तो वो हमेशा अपने ही फायदे के लिए काम कर रही थी। तो वो इतने शुभ चिंतक हमारे नहीं थे कि वो हमको नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो हमको हायर भी कर रहे थे तो लोअर पोस्ट पे हायर कर रहे थे। जो क्लर्कियल गेट्स होते थे उस पे भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर हायर किया जा रहा था, छोटे छोटे काम करने के लिए। ऊंचे पद पर कभी भी वो हमको नहीं बिठाने वाले थे। तो ये चीज समझिए। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, नहीं। प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, नहीं। यहां पर आपका सी सही है। अगर वुड डिस्पैच को आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि वुड डिस्पैच में बोला गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही प्राइमरी एजुकेशन, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। और अगर हम देखेंगे हायर क्लासेस में या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसका माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। ये चीज बोला गया था। देख लीजिए, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है। इसमें बोला गया था जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राइमरी स्कूल्स में जो एजुकेशन थी, वो उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जा सकती है, लेकिन हाई स्कूल्स में जो लैंग्वेज का प्रयोग करना था वो आपका एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए और कॉलेज लेवल में इंग्लिश का प्रयोग होना चाहिए। ये याद रखिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां की जो भाषा है उसका प्रयोग करके प्राथमिक शिक्षा आपको दी जा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे स्तर पर शिक्षा प्राप्त करते थे इंग्लिश के प्रयोग को बढ़ाया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, 11वें प्रश्न को देखते हैं। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मद्रास और बॉम्बे में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने और सुधार का सुझाव देने के लिए एडम को नियुक्त किया था। उन्होंने शिक्षा की लचीली प्रणाली को शामिल करने की आवश्यकता का सुझाव दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा। Lord William Bentinck, the Governor General of India, appointed Adam in 1835। ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को अपॉइंट किया था टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन मद्रास एंड बॉम्बे एंड सजेस्ट रिफॉर्म। यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे नहीं, यहाँ पे बंगाल और बिहार में, ठीक है, सर्वे करना था। एडम को ही विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था 1835 में, बिल्कुल सही है, लेकिन मद्रास बॉम्बे में नहीं। He suggested the need to incorporate flexible system of education, ये सही है। तो which of the statement given above are correct? तो only 2 is correct। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा, पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि याद रखिएगा यहां पर विलियम बेंटिक ने विलियम एडम को अपॉइंट किया था 1835 में, ठीक है, एजुकेशन का सर्वे करने के लिए, लेकिन मद्रास बॉम्बे में नहीं, बिहार और बंगाल में। ठीक है, तो पहला आपका गलत था, दूसरा सही है। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के संदर्भ में श्री अरबिंदो घोष के अनुसार इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? देखिए,
रोजगार के अवसर पैदा करना, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, छात्रों में नैतिक चरित्र का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पर श्री अरबिंदो घोष ने इसलिए फोकस किया था क्योंकि ही वांट्स टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी अमंग द स्टूडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर आपका सही उत्तर 12वें का क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास आगे बढ़े, सही उत्तर क्या है? बी है, ये छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। 13th प्रश्न को अब हम देखते हैं, क्या दिया गया है यहां पर। Consider the following statement. Ghiyasuddin was the first sultan to build a canal for irrigation. Ghiyasuddin was the first sultan of Delhi Sultanate who adopted an attitude of cooperation and generosity towards the farmer. तो बताइए, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गियासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। ठीक है, सही कथन बताना है। गियासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषकों के प्रति सहयोग तथा उदारता का दृष्टिकोण अपनाया था, और नहर निर्माण भी इसी ने कराया था। ठीक है, ताकि कृषि में भी सहायता मिल सके। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास कहीं पर भी ऐसा लगे कि प्रश्न को पढ़ने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और प्रश्न को अपने माध्यम में पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करिए। ये 13 प्रश्न था, सी आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखिए, अब यहां पर क्या दिया गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर समय की ज्यादा आवश्यकता है तो। ब्रिटिश भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या था? बताइए, उच्च राजस्व मांग, विऔद्योगीकरण, या बैंकिंग संस्थान की स्थापना। ब्रिटिश सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या था? तो यहां पर आपको पता है कि हाई रेवेन्यू डिमांड एक फैक्टर था आपका। ठीक है, हेलो, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर हम देखें हाई रेवेन्यू डिमांड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यहां पर, और दूसरा आपको दिया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? उच्च राजस्व मांग की अगर हम बात करें तो हाई रेवेन्यू सिस्टम था। आपको पता था कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो टैक्सेस था किसानों से वो बहुत अधिक लिया जाता था। ये डिपेंड ही नहीं करता था कि पैदावार कितनी हुई है। जो ब्रिटिशर्स थे वो एक हाई टैक्स इंपोज करते थे, तो हाई रेवेन्यू डिमांड तो आपका होगा ही। ठीक है, दूसरा देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट का यहाँ पर रूरल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट था? वो उतना निगेटिव नहीं देखा जा सकता है। विऔद्योगीकरण की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट, जो वहां के लोकल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, आज हम देखते हैं भारत में हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे। क्यों? क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट को वो प्रमोट करने के लिए, इसीलिए तो बोला जाता है ओडीओपी की बात की जाती है ना, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस जगह का जो प्रोडक्ट फेमस है उसको आप क्या करिए, प्रमोट करिए, तो उससे क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट जो हमारा, जो हम लोग कह सकते हैं जो इंडिजिनस जो प्रोडक्ट थे उनको वो पूरी तरीके से डिमोलिश कर रहे थे, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग। ध्यान दीजिए क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहां पर इक्ता, सिख, परगाना और ग्राम के बारे में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ग्राम, फिर परगाना, फिर सिख, फिर उसके बाद इक्ता।
ठीक है, यहां पर आप लोग इसको देख भी लीजिए। यहां पर मैं आपको ये देखिए, सबसे पहले ग्राम हो गया। ग्राम जो था ध्यान दीजिएगा क्लास, सबसे पहले ग्राम हो गया, फिर परगाना, फिर सिख, फिर एकता। ए आपका सही उत्तर है। यहां पे अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्राम जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट था, ठीक है। परगाना जो था वो सेवरल ग्राम से मिलकर बना था, ठीक है। सिख की बात करेंगे तो ये लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था जो कि सेवरल परगाना से मिलकर बने थे, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो था इक्ता। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहे तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहां पर ड्रॉ करती हूं। सबसे ऊपर इक्ता हुआ करता था, ठीक है, सबसे ऊपर इक्ता हुआ करता था, उसके नीचे सिख हुआ करता था, ठीक है, और फिर इनके नीचे परगाना हुआ करते थे, परगाना। और ये जो परगाना हुआ करता था ये आपके कई ग्राम से, विलेजेस से मिलकर बना होता था। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं, क्या दिया गया है यहां पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महमूद खलजी वॉज द मोस्ट केपेबल एंड पावरफुल रूलर ऑफ मालवा। द कलीफ ऑफ इजिप्ट हैज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान टू महमूद खिलजी। तो बताइए, महमूद खलजी मालवा का सबसे योग्य तथा शक्तिशाली शासक था, माना जा सकता है, सही है। मिस्र के खलीफा ने महमूद खलजी को सुल्तान की उपाधि दी थी, ये भी सही है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, और उत्तर आपका क्या हो जाएगा 16 का, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद खलजी हुसैन शाह के पुत्र मोहम्मद शाह गौरी को गद्दी से हटाकर 1436 में सुल्तान बना तथा खलजी वंश का इसने स्थापना की थी, ठीक है। खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महमूद खिलजी, ठीक है। महमूद खलजी मालवा का सबसे योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी सम्राट मोहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध भी किया था। ये याद रखिएगा, राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध अनिर्णित रहा क्योंकि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनाया है, और महमूद खलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये नहीं समझ में आता कि ये जो युद्ध था उसमें जीता कौन, क्योंकि अगर हम देखें तो राणा कुंभा ने जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया है, और दूसरी तरफ महमूद खलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया है, ठीक है। तो इसी वजह से इस युद्ध को अनिर्णित कहा जाता है। उसने अपना अधिकांश जीवन युद्ध में बिताया था। महमूद खलजी ने ऐसा कोई वर्ष नहीं बिताया जब वह युद्ध के मैदान में ना गया। फरिश्ता के अनुसार शिविर उसका घर बन गया था और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह। मिस्र के खलीफा ने महमूद खलजी को सुल्तान की उपाधि दी थी। उसके दरबार में मिस्र के सुल्तान अब्बू सईद का एक मिशन भी आया था। उसने व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया था। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी? तो किसने की थी दुर्बल? औरंगजेब की स्थिति सोचिए, औरंगजेब की स्थिति उनके किस पुत्र द्वारा दुर्बल की गई थी? तो यहां पर आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श का नाम दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर, बी आपका सही उत्तर है। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था। अकबर विचारों से बहुत उदार था। इस अवसर पर मेवाड़ के राणा जयसिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेगी। तो ये याद रखिएगा बस, अकबर जो था वो अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था और उसने अपने पिता का विरोध किया था, जिसके वजह से माना जाता है कि औरंगजेब की स्थिति दुर्बल भी हो गई थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था?
बताइए, यहां पर शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? कोहिनूर हीरा की बात की जा रही है, तो बताइए रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? ये आज की क्लास का 18वां प्रश्न है। क्लास मैं आपको बता दूं, हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो 2 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या है? शाह शुजा से। ठीक है, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था। ए आपका सही उत्तर है। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर से सिख मिसलों के अधिकार हो गया था। उधर अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया था और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठे हुए थे, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदार फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर लिया। चलिए इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बस ये याद रखिएगा, शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करके रणजीत सिंह को उसकी सहायता के लिए कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। किसने? शाह शुजा ने। ठीक है, तो शाह शुजा ने काबुल राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था, उन्हें कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया? एशिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंज है? तो क्यून लुन शान पर्वत, क्यून लुन शान पर्वत, जाग्रोस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत और तिएन शान पर्वत। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है वो आपको एशिया महाद्वीप में मिलेंगे। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे ही आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर क्विलुन शान की हम बात करेंगे तो ये तिएन शान पर्वत श्रेणी का पामीर पठार से निकलती है ये रेंज आपकी। ठीक है, पामीर नॉर्थ से। एल्ब्रुस पर्वत जो है वो उत्तरी ईरान में है। जाग्रोस पर्वत दक्षिण पश्चिमी ईरान में विस्तृत है। एल्ब्रुस की हम बात करेंगे तो ये कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है और ये सारे जो हैं ये आपके नवीनतम मोरदार पर्वत है। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, जो हिमालयन रेंज है वो भी आपकी न्यू फोल्ड माउंटेन की रेंज में आती है, तो ये याद रखिएगा। ये सारे आपके एशिया में देखने को मिलेंगे। चलो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1813 में हुई थी। ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापार एकाधिकार के समाप्त होने से इस प्रक्रिया में तेजी आई थी। तो बताइए 1813 की बात की गई है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1813। एंडिंग ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी हैज स्पीड अप दिस प्रोसेस। तो आपको पता है कि पहले तो ईस्ट इंडियन कंपनी के पास एकाधिकार था ना, मोनोपोली थी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बाद में 1813 में जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का, वो खत्म कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडियन कंपनी के पास 1813 के बाद मोनोपोली खाली किसकी ट्रेडिंग के लिए थी? एकाधिकार किसके लिए था? टी के लिए और चाइना के साथ, ये याद रखिएगा। और जो सारा एकाधिकार था वो खत्म कर दिया जाता है और कहा जा सकता है कि हाँ, ये एक आपका फैक्टर था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, ये याद रखिएगा। तो क्लास, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं कि अभी मॉक टेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से चिल कर रहे हैं। पेपर अभी खत्म हुआ है तो अभी से पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये गलती मत करिएगा। क्लास थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, जरूरी है। मैं हर क्लास में आपसे यही कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए तो आपको एग्जाम तक थोड़ा आप रिलैक्स रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपनी मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जिन भी चैप्टर्स में, जिन भी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत होती है
उसको आप पढ़िए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है किसी सब्जेक्ट का, आपको नहीं समझ में आता बिल्कुल भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो ध्यान रखिएगा, डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ बनी हुई है। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में परेशानी होती है आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। और लास्ट में जाते जाते हर क्लास में आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अपने पे विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। तो धन्यवाद क्लास, खूब आगे बढ़िए। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।